Assalamualaikum students, my name is Fazan Farooq and welcome to my YouTube channel. In today's video, we are going to discuss corporation tax. Corporation tax क्या होता है, क्यों होता है, कैसे अप्लाई होता है, कंपनीज यूके रेजिडेंस कब होती हैं, अकाउंटिंग ईयर, पीरियड ऑफ अकाउंट्स, सुपर अलाउंस और भी बहुत कुछ इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस कर रहे होंगे। अब कॉर्पोरेशन टैक्स कंपनीज पे अप्लाई होता है। इंडिविजुअल कंपटीशन फॉर टैक्स फॉर इंडिविजुअल हम डिस्कस कर चुके हैं, जिसके अंदर बहुत सारे टॉपिक्स थे, जिसके अंदर आपने मेन फॉर्मेट, बैंडिंग सिस्टम, पर्सनल अलाउंस यानी कैलकुलेशन ऑफ टैक्स, नॉन सेविंग्स, डिविडेंड को देखा था। फिर हमने प्रॉपर्टी इनकम डिस्कस किया, फिर हमने एम्प्लॉयमेंट इनकम डिस्कस किया, जिसके अंदर लॉट्स ऑफ बेनिफिट्स हमने डिस्कस किए। इसके बाद हमने ट्रेडिंग इनकम, एक चैप्टर जिसमें अलाउड नॉट अलाउड की कहानियां थी, उसको देखा। ट्रेडिंग इनकम का सेकंड चैप्टर कैपिटल अलाउंस, उसको डिस्कस किया। फिर बेसिस पीरियड को हमने डिस्कस किया। इसके बाद ट्रेडिंग लॉसेस फॉर इंडिविजुअल को डिस्कस किया। इसके बाद नेशनल इंश्योरेंस कंट्रीब्यूशन को डिस्कस किया। ये सारे टॉपिक्स जो हमने पढ़े थे वो एक इंडिविजुअल के लिए थे, यानी सोल ट्रेडर या एम्प्लॉय या लैंडलॉर्ड की इनकम्स पे टैक्स कैसे लगता है, हमने वो टॉपिक खत्म कर दिया है। हमारे कोर्स का सेकंड इंपॉर्टेंट टॉपिक कॉर्पोरेशन टैक्स है। जैसे कि मैंने स्टार्ट में आप लोगों को बताया था कि CRQ यानी सेक्शन C 40 मार्क्स का होगा। 3 क्वेश्चंस होंगे, क्वेश्चन 1 फॉर 15 मार्क्स, अदर क्वेश्चन 15 मार्क्स एंड एक क्वेश्चन आएगा 10 मार्क्स का। तो जो क्वेश्चन 1 होगा 15 मार्क्स का वो है इंडिविजुअल से, जिसको हम साइड कर चुके, हम पढ़ चुके। क्वेश्चन 2 जो CRQ 15 मार्क्स का होगा वो कॉर्पोरेशन टैक्स से होगा। कहाँ से होगा? कॉर्पोरेशन टैक्स से होगा, यानी 15 मार्क्स तो कंफर्म आने हैं इस टॉपिक से, प्लस सेक्शन B और सेक्शन A यानी MCQs और MTQs में कितने क्वेश्चन आ जाते हैं वी डोंट नो, क्योंकि MCQs और MTQs तो कहीं से भी आ सकते हैं, हमें पता है। तो कॉर्पोरेशन टैक्स 15 मार्क्स तो फॉर श्योर इंशाल्लाह आना है। बाकी MCQs MTQ में एग्जामिनर कितना पूछता है वी डोंट नो। तो कंपनी यूके रेजिडेंस कब होती है? तो भाई 2 कंडीशन है, 2 में से एक भी मीट हो जाए तो कंपनी यूके रेजिडेंट बन जाएगी। कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन, कंपनी इनकॉर्पोरेटेड हो यूके के अंदर। कंपनी कहाँ पे इनकॉर्पोरेटेड हो? यूके के अंदर। अगर कंपनी यूके में इनकॉर्पोरेटेड है तो फिर ये यूके रेजिडेंस बन जाएगी, यानी कंपनी रजिस्टर्ड यूके में है तो ये क्या बन जाएगी? ये बन जाएगी यूके रेजिडेंस। सिंपल इजी। दूसरा, कंपनी यूके में इनकॉर्पोरेटेड नहीं है, सही है, यूके में इनकॉर्पोरेटेड नहीं है, लेकिन उसकी मैनेजमेंट यूके से चल रही है, उसकी रनिंग जो है, उसकी मैनेजमेंट या उसके डायरेक्टर्स जो हैं वो उस कंपनी को यूके से बैठ के रन करते हैं या यूके से रन करते हैं, तो भी ये कंपनी यूके रेजिडेंस हो जाएगी। क्या बताया मैंने? कंपनी या तो यूके में इनकॉर्पोरेटेड है तो वो यूके रेजिडेंस है, सिंपल इजी। लेकिन कंपनी यूके में इनकॉर्पोरेटेड नहीं है लेकिन उसकी सेंट्रल मैनेजमेंट उसको यूके से चला रही है, तो भी वो क्या बन जाएगी? यूके रेजिडेंस बन जाएगी। बात समझ आ रही है? आगे बढ़ते हैं। अब कुछ एग्जांपल्स हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को हमने देखना है, ठीक है। एक्स लिमिटेड इनकॉर्पोरेटेड इन यूके, बस इतना लिखा हुआ आ गया, आगे पढ़ना ही नहीं है, लेकिन फिर भी पढ़ लेते हैं। डायरेक्टर जो है वो ओवरसीज में बैठे हैं, ये वो। भाई 2 कंडीशन, या तो यूके में इनकॉर्पोरेटेड हो या यूके में इनकॉर्पोरेट ना हो और कंपनी यूके से चलती हो। यहाँ पे इनकॉर्पोरेटेड इन यूके लिखा हुआ है, यस इट्स मेंशन कि एक्स लिमिटेड इज इनकॉर्पोरेटेड इन यूके, खलास खत्म, एक्स लिमिटेड हो गई यूके रेजिडेंस कंपनी, सिंपल इजी, खत्म। तो हम क्या आंसर में लिखेंगे? एक्स लिमिटेड इज इनकॉर्पोरेटेड इन यूके, दैट्स व्हाई इट्स अ यूके रेजिडेंस कंपनी। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट की बात करेंगे, वाई लिमिटेड इनकॉर्पोरेटेड इन ओवरसीज। अच्छा भाई,
ये ओवरसीज में है, यानी ये इनकॉर्पोरेट है, यानी रजिस्टर्ड है किसी और मुल्क में, यूके से हटके। तो अब क्या देखना है, अब देखना है कि ये चलती कहाँ से, इसकी मैनेजमेंट इसको रन कहाँ से करती है, यूके से करती है कि यूके के बाहर से करती है। तो आगे की लाइन पढ़ेंगे, डायरेक्टर्स होल्ड फ्रीक्वेंट बोर्ड मीटिंग इन द यूके वेयर डायरेक्टर बेस्ड, मतलब कंपनी इनकॉर्पोरेट तो यूके के बाहर, या एज्यूम करो यूएस में है, इंडिया में है, पाकिस्तान में है, चाइना में, बांग्लादेश में, यूके के बाहर इनकॉर्पोरेटेड है भाई। लेकिन फैसले कहाँ हो रहे हैं, मीटिंग्स कहाँ हो रही हैं, कंपनी को रन कहाँ से किया जा रहा है। सर सिंपल लिखा हुआ है, बोर्ड मीटिंग यूके में होती है, तो सिंपल इज दैट इट्स अ यूके रेजिडेंस। क्या लिखेंगे, although Y Limited is incorporated overseas, but the business या board meetings या management of company जो है वो यूके से चल रही है, that's why this company is a UK residence company। ठीक हो गया। Z को देखेंगे, इनकॉर्पोरेट ओवरसीज में है, डायरेक्टर्स वीकली मीटिंग भी ओवरसीज में करते हैं और क्वार्टरली मीटिंग यूके में करते हैं, जहां पे नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होते हैं। आपने F1 के अंदर पढ़ा होगा कि भाई एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं कंपनी चलाने के लिए, एनईडीज उसको कंट्रोल करने के लिए होते हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस की वजह से। मुझे बताओ, मंथली मीटिंग कंपनी चलाने के लिए हो रही होगी कि क्वार्टरली मीटिंग जो एनईडीज के साथ है वो कंपनी चलाने के लिए हो रही होगी। तो ऑब्वियसली सर मंथली मीटिंग कंपनी चलाने के लिए हो रही होगी। कंपनी यूके के बाहर ओवरसीज में इनकॉर्पोरेटेड है और डायरेक्टर भी मंथली मीटिंग बाहर ही करते हैं, तो ना ये इनकॉर्पोरेटेड इन यूके है ना इसकी रनिंग यूके से है। तो Z Limited is not a UK residence company. Z Limited will not be treated as UK residence company. क्यों? Because the company is not incorporated in UK and it reflecting in the question that the central management and control is also not in UK। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। यूके रेजिडेंस और नॉट अ यूके रेजिडेंस कंपनी को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, ये क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी, तो इसे आपको आना चाहिए। क्वेश्चन 2 ऑब्वियसली असाइनमेंट है, कीजिएगा और व्हाट्सएप पे मुझे शेयर कीजिएगा। एक और छोटी सी थ्योरी, अकाउंटिंग ईयर और पीरियड ऑफ अकाउंट्स में क्या फर्क है। तो भाई अकाउंटिंग ईयर ये होता है जो कि आपका 12 मंथ्स का होता है, और पीरियड जो है वो 12 से ज्यादा और 12 से कम का हो सकता है। अब एक रिवीजन किट के अंदर एक क्वेश्चन आया कि भाई बताओ अकाउंटिंग पीरियड कब स्टार्ट होता है और कब खत्म होता है। तो हम इसका आसान सा जवाब देते हैं कि भाई जब पिछला अकाउंटिंग ईयर खत्म होता है या पिछला पीरियड ऑफ अकाउंट खत्म होता है तो अगला स्टार्ट हो जाता है। कैसा जबरदस्त आंसर है ना, और यही सही आंसर है। पिछला खत्म होगा अगला शुरू हो जाएगा, या फिर 12 मंथ्स कंप्लीट होंगे तो एक खत्म होगा और अगला शुरू हो जाएगा। तो ये इसके आंसर्स हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ये एक फॉर्मेट है। देखें इंडिविजुअल के अंदर जो फॉर्मेट था वो बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव फॉर्मेट था, जिसके अंदर 4 कॉलम्स थे, नॉन सेविंग्स, सेविंग्स, डिविडेंड, फिर उसके अंदर टोटल इनकम, फिर क्वालिफाइंग इंटरेस्ट, फिर नेट इनकम, फिर पर्सनल अलाउंस, फिर टैक्सेबल इनकम, फिर बैंड, बेसिक बैंड, हायर बैंड, एडिशनल बैंड, फिर इसके बाद चाइल्ड बेनिफिट, फलाना, मैरिज अलाउंस, ये वो बहुत सारी चीजें थी। कॉर्पोरेशन कंपनी इंडिविजुअल्स का कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स एक कॉम्प्रिहेंसिव टॉपिक था। कंपनीज का कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स मैं कहता हूं सबसे आसान है। फॉर्मेट आपके सामने स्क्रीन पे नजर आ रहा है। कंपनीज में सबसे पहली चीज याद रखना, जब हम इंडिविजुअल की ट्रेडिंग इनकम एडजस्ट करते हैं तो हम ट्रेडिंग इनकम निकालते हैं। ट्रेडिंग इनकम के बाद क्या करते हैं, कैपिटल अलाउंस माइनस करते हैं। कैपिटल अलाउंस माइनस करने के बाद बेसिस पीरियड लगाते हैं और बेसिस पीरियड का आंसर मेन फॉर्मेट में जाता है। लेकिन ये कंपनी है, ये इंडिविजुअल नहीं है, इसमें बेसिस पीरियड नहीं होता। कंपनी से केस में देयर इज नो बेसिस पीरियड रूल, देयर आर नो बेसिस पीरियड रूल्स। तो जो टैक्स एडजस्टेड ट्रेडिंग प्रॉफिट है, टैक्स एडजस्टेड प्रॉफिट क्या होता है, नेट प्रॉफिट होता था, एडलेस किया, एडजस्टेड ट्रेडिंग प्रॉफिट आया, उसमें कैपिटल अलाउंस को माइनस किया, टैक्स एडजस्टेड ट्रेडिंग प्रॉफिट आया। जो टैक्स एडजस्टेड ट्रेडिंग प्रॉफिट है यानी आफ्टर कैपिटल अलाउंस जो आपका
ट्रेडिंग प्रॉफिट आता है वो कंपनी के फॉर्मेट में कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स में आ जाएगा, क्योंकि कंपनीज में बेसिस पीरियड नहीं होता। सिंपल है। इंटरेस्ट इनकम आएगी, प्रॉपर्टी इनकम फॉर कंपनी आएगा, रॉयल्टीज, नॉन ट्रेड रिलेटेड रॉयल्टीज मिसलिनियस इनकम के नाम से आएंगी। चार्जेबल गेन, कंपनी कोई एसेट बेचेगी उसको प्रॉफिट होगा, वो उस पर कैलकुलेट होता है चार्जेबल गेन। इंडिविजुअल का चार्जेबल गेन एक अलग टॉपिक, कंपनी का चार्जेबल गेन भी एक अलग टॉपिक है कंप्यूटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन कंपनीज का इनकम और चार्जेबल गेन एक साथ क्लब होके टैक्स होता है। तो अभी हम जितने भी क्वेश्चन करेंगे तो चार्जेबल गेन आपको गिवन होगा, आपको चार्जेबल गेन होगा, तो ये समझ लें कि ये अभी गिवन है। हम जब चार्जेबल गेन्स का टॉपिक सेपरेटली कर लेंगे तो ये जो अमाउंट अभी गिवन होगी इसको कंप्यूट करना भी आपको आ जाएगा। जब इन 1 2 3 4 5 ये 5 आइटम्स, इन पांचों को एड अप करेंगे, जो आंसर आएगा उसको कहते हैं टोटल प्रॉफिट। इसमें डोनेशंस को माइनस करेंगे, जो कंपनी डोनेशन देती है रजिस्टर्ड चैरिटी में, रजिस्टर्ड चैरिटी को डोनेशन देना विल बी कॉल्ड क्यूसीडी, क्वालिफाइंग चार्जेबल डोनेशंस, वो माइनस हो जाएगा और आ जाएगा टीटीपी। टीटीपी एक तरह से कंपनीज का टैक्सेबल प्रॉफिट है जिसपे कंपनीज को टैक्स देना होता है। गॉट इट? जो मैंने बताया इसकी थ्योरी हैंडआउट में लिखी हुई है, एक बार पढ़िएगा। क्वेश्चन है वाटर वेस्टमोरलैंड, वेस्टमोरलैंड एक बार रीड करना है, शाबाश। क्वेश्चन में टैक्स एडजस्टेड ट्रेडिंग प्रॉफिट गिवन है, प्रॉपर्टी इनकम गिवन है, इंटरेस्ट रिसीव्ड गिवन है, चार्जेबल गेन गिवन है, डिविडेंड भी गिवन है। डिविडेंड के बारे में अभी तक मैंने कुछ बताया नहीं है लेकिन गिवन है, तो हम बताएंगे आपको इंशाल्लाह, और क्यूसीडी गिवन है। ठीक है, कैसे सॉल्व होगा देख लेते हैं। सबसे पहले फॉर्मेट, ये फॉर्मेट है, अगर इसको लिख लीजिए कहीं पे और सामने रखिए तो अच्छी बात हो जाएगी। ठीक है, और अब हम इसको फॉर्मेट में बिठाते हैं, इस क्वेश्चन को फॉर्मेट में बिठा लेते हैं। देखो फॉर्मेट के हिसाब से काम होगा, हेडिंग लगाएंगे। हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, रिक्वायरमेंट में दिखा है टैक्सेबल टोटल प्रॉफिट, कोई भी ईयर एंड हो, कंपनी के लिए ईयर एंड ही चल रहा है, कंपनी के लिए हम टैक्स ईयर की बात नहीं करते। ठीक है, बेसिस पीरियड नहीं होता है यहाँ। फॉर्मेट क्या था, टैक्स एडजस्टेड ट्रेडिंग प्रॉफिट, टैक्स एडजस्टेड ट्रेडिंग प्रॉफिट आफ्टर कैपिटल अलाउंस वाला है ये 1456500। प्रॉपर्टी इनकम 25,000, इंटरेस्ट रिसीव्ड 10,000, चार्जेबल गेन 35,000। सर डिविडेंड फॉर्मेट में नहीं लिखा हुआ, यहाँ पे है, तो क्या करें? तो भाई करो ये कि डिविडेंड जो है वो कंपनी से केस में एग्जेम्प्ट इनकम होता है। जबरदस्त। इंडिविजुअल में सर आपने हमें डिविडेंड को टैक्सेबल सिखाया था, कॉलम अलग बनाया था, बेसिक पे 7.5% रेट था, पहले तो नील रेट बैंड 2000 का था, फिर बेसिक था, फिर हायर था, फिर एडिशनल था, इतनी वर्किंग सीखी थी। तो भाई वो इंडिविजुअल था, इंडिविजुअल में डिविडेंड टैक्सेबल होता है, कंपनीज में डिविडेंड एग्जेम्प्ट होता है। कहानी खत्म हो गई, यानी डिविडेंड आएगा हम एग्जेम्प्ट लिखेंगे और छुट्टी कर देंगे, नोट में कहीं नीचे लिख देंगे डिविडेंड इज एग्जेम्प्ट, वर्किंग नहीं होगी, डिविडेंड फॉर्मेट का पार्ट नहीं होता। टोटल आएगा, टोटल को बोलते हैं टोटल प्रॉफिट, जरा कैलकुलेटर यूज करना, 1526500, और क्यूसीडी क्वालिफाइंग चार्जेबल डोनेशंस 10,000 लेस हो गया, आंसर आ गया टीटीपी, टैक्सेबल टोटल प्रॉफिट। और ये आपका क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 3 वाटरमोरलैंड, होपफुली समझ आया होगा, नहीं समझ आया तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्यूम्बरलैंड, क्यूम्बरलैंड ये भी इसी तरह का क्वेश्चन है, एक बार क्वेश्चन रीड करेंगे, शाबाश। ईयर एंड सितंबर है, देखो ईयर एंड से कंपनी का कोई फर्क नहीं पड़ता, कंपनी में ईयर एंड कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, थोड़ी देर में समझ आएगा क्यों। ठीक है, अभी सब इसको इग्नोर करो, जैसा है वैसा लिखो, सितंबर 21। चलो भाई, टैक्स एडजस्टेड ट्रेडिंग प्रॉफिट 81,500, प्रॉपर्टी इनकम 1300,
इंटरेस्ट रिसीव्ड 2200, इंटरेस्ट रिसीवेबल ही आता है, ठीक है, इसको हम फर्दर डिटेल में डिस्कस करेंगे। चार्जेबल गेन 3000, डिविडेंड एग्जाम्प्ट कुछ टोटल आ जाएगा 1000 या लेस होगा, टीटीपी आ जाएगी। ये क्वेश्चन नंबर 4 है, आसान सा था, होपफुली कोई इशू नहीं होगा। आगे बढ़ेंगे कॉर्पोरेशन टैक्स के साथ। इंडिविजुअल में नॉन सेविंग, सेविंग, डिविडेंड, अलग अलग बैंड्स थे, अलग अलग रेट्स थे, मेहनत थी। कंपनीज बड़ी आसान होती हैं। इंडिविजुअल में टैक्स ईयर होता है ना, क्या टैक्स ईयर था 21 22 हमारा चल रहा है, 6 अप्रैल 21 से 5 अप्रैल 22 तक। ये इंडिविजुअल में होता है, कंपनीज में नहीं होता। कंपनीज में फाइनेंस एक्ट होता है, कंपनी में क्या होता है, एफए, फाइनेंस एक्ट, और हमारा एफए है 21। हमारा एफए जो चल रहा है वो कौन सा चल रहा है, फाइनेंस एक्ट 21 चल रहा है, जिसका फुल फॉर्म है 1 अप्रैल 21 से 31 मार्च 22। यहाँ पे जो 21 लिखा हुआ है ना, ये स्टार्ट से आता है, ये स्टार्ट से पिक होता है, ठीक है। ये हमारा एफए है और इसका टैक्स रेट है 19% फ्लैट, यानी टीटीपी के ऊपर आपने 19% लगा देना है टैक्स, खलास। ना वो स्टार्ट बैंड, ना नील रेट बैंड, ना हायर बेसिक एडिशनल बैंडिंग सिस्टम, कुछ भी नहीं। सीधा सीधा जो टीटीपी अभी क्वेश्चन वाटरमोन और कुकम्बर में निकालना सीखी थी, उस पे 19% लगा देना, कॉर्पोरेशन टैक्स लायबिलिटी आ जाएगी, सीटीएल आ जाएगी, कहानी खत्म। कोई टेंशन ही नहीं है, कोई हेडेक ही नहीं है, कोई परेशानी ही नहीं है, कॉर्पोरेशन टैक्स आसान है। अब आपका जहन जाएगा, सर ये तो सिर्फ इस ईयर एंड के लिए होगा, अगर हमारी कंपनी का ईयर एंड इन मिडल हो, जैसे कि ये देखे नजर आ रहा है सितंबर, थोड़ा इस वाले फाइनेंस एक्ट में, थोड़ा पिछले वाले फाइनेंस एक्ट में, तो हम क्या करेंगे? तो इसका जवाब बड़ा आसान है। इसका जवाब ये लाइन में लिखा हुआ है। आप लोग खुद को कहें वी आर लकी, क्या कहें खुद को कि वी आर लकी इनफ कि एफ ए फाइनेंस ईयर 18, फाइनेंस ईयर 19, फाइनेंस ईयर 20, या फाइनेंस एक्ट 18, फाइनेंस एक्ट 19, फाइनेंस एक्ट 20, इन सब सालों में कॉर्पोरेशन टैक्स का रेट 19% ही है था। और इस साल, जिस साल आप पेपर दे रहे हैं, FA 21 चल रहा है, इस दफा भी। और ये लकी बच्चे कौन कौन हैं? जो सितंबर 22 में पेपर दे रहे हैं, दिसंबर 22 में पेपर देंगे, या मार्च 23 में पेपर देंगे, ये सब के सब लकी बच्चे हैं कि इनके लिए पिछले 3 साल और इस साल रेट 19% है। तो आपने देखना ही नहीं है कि ईयर एंड कहाँ पे है, किधर है, थोड़ा इथे थोड़ा उठे, ऐसा कुछ नहीं करना, डायरेक्ट 19% लगा देना, आंखें बंद करके आंसर सही आएगा। कैसे आएगा देखो, मैं एग्जांपल से कराता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 जोया, नजर आया क्वेश्चन 5 जोया? यस सर नजर आया। टीटीपी कितना भाई? सर 148,000। अच्छा भाई 148,000। अब इस पे टीटीपी दिया हुआ है, हमने लगा देना है टैक्स, ईयर एंड भी गिवन है। कॉर्पोरेशन टैक्स लायबिलिटी फुल लिख दीजिएगा, शॉर्टकट नहीं लिखिएगा। 148,000 का 19%, टीटीपी मैंने निकालना सिखा दी थी, ये टीटीपी है। 19% रेट पर मैंने इतनी बड़ी तकरीर फरमाई है। 28,120, कहानी खत्म, कॉर्पोरेशन टैक्स लायबिलिटी आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 6, कुछ डिटेल्स हैं, ईयर एंड भी गिवन है, तो फॉर्मेट होगा। फॉर्मेट की हेडिंग याद रखो, कॉर्पोरेशन टैक्स लायबिलिटी ईयर एंडेड 31 मार्च 22, ये हेडिंग लगा दीजिएगा। फिर फॉर्मेट बनेगा टीटीपी का, टैक्स एडजस्टेड ट्रेडिंग प्रॉफिट विच इज 3,20,000, चार्जेबल गेन 10,000, डिविडेंड एग्जेम्प्ट होता है, टोटल प्रॉफिट। क्या क्वेश्चन में कोई QCD नजर आ रही है? नहीं सर नहीं आ रही, तो यही टीटीपी हो गया 330,000, और कॉर्पोरेशन टैक्स लायबिलिटी विल बी 330,000 टीटीपी का 19%, which will be my answer 62,700। कहानी खलास, क्वेश्चन का आंसर आ गया भाई।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, कॉर्पोरेशन टैक्स लायबिलिटी ईयर एंडेड। देखो 2 सालों में फॉल कर रहा है, 2 फाइनेंस एक्ट में फॉल कर रहा है 30 सितंबर 21। लेकिन मैंने बताया कि हमारा तरीका क्या है, कोई मसला ही नहीं है, 4 लाख उठाओ, डायरेक्ट लगाओ 19%, क्योंकि पिछले 3 साल और इस साल का रेट 19% फिक्स चल रहा है, टेंशन लेने का है ही नहीं। 76,000 इज द आंसर। तो ये हमारे पास कॉर्पोरेशन टैक्स लायबिलिटी कंप्यूट हो गई। और इसके साथ हमारा कॉर्पोरेशन टैक्स का बुक का चैप्टर था, फुल चैप्टर है ये आपकी बुक का चैप्टर, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू कॉर्पोरेशन टैक्स, चैप्टर नंबर 14। इस वीडियो के अंदर हमने कॉर्पोरेशन टैक्स का इंट्रोडक्शन, कॉर्पोरेशन टैक्स लायबिलिटी की कैलकुलेशन जिसमें टीजीपी की कंप्यूटेशन भी इंक्लूड थी, खत्म किया है। नेक्स्ट वीडियो, एक और वीडियो आएगी कॉर्पोरेशन टैक्स के ऊपर, जिसके अंदर हम ये जो टैक्स जैसे ट्रेडिंग प्रॉफिट और ये सारी चीज़ें टीटीपी के फॉर्मेट के अंदर हैं, इंडिविजुअल में हमने निकालना सीखी हुई हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, थोड़ा थोड़ा, जो थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है उस थोड़े थोड़े डिफरेंसेस में किस तरह से डील करना है, कैपिटल अलाउंस में क्या थोड़ा सा चेंज है, सुपर अलाउंस वगैरह, प्रॉपर्टी इनकम में क्या थोड़ा सा चेंज है, ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम।